अगर किसी कुत्ते को मारना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो पागल है। ठीक इसी तरह अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है, क्योंकि लकड़ी को सिल और इंसान को षड्यंत्र तबाही के साथ बर्बाद करके रख देता है। और यही हुआ दुनिया के सबसे बड़े देशभक्त और भारत के लिए इसरो में टेक्नोलॉजी की नींव रखने वाले हमारे पूर्व साइंटिस्ट नंबी नारायण जी के साथ। रियल लाइफ स्टोरी जितने रोमांच और सस्पेंस से भरी हुई है, इससे कहीं ज्यादा गुस्सा ये अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन देश की नींव खड़ी करने में लगा दिया हो और जब देश उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करे, उसको देशद्रोह का करार दे दे, तो साफ फर्क तो पड़ता है। वो देश के लिए तब खड़े हुए थे जब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भारत का कोई खास नाम नहीं था, तब ये देश के लिए खड़े हुए थे और पूरी इसरो का नक्शा बदल के रख दिया था इन्होंने। अमेरिका, रशिया सहित पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया था कि भारतीय किसी भी चीज में कभी पीछे नहीं हट सकते। मैदान छोड़ के भागना हमारे किरदार में कभी रहा ही नहीं है। दुख की बात यह है कि जिन्होंने देश को इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देश की टेक्नोलॉजी में दिया है, तो इन रिटर्न देश ने उनके लिए क्या किया? देशद्रोही और कभी ना मिटने वाला स्पाई केस का टैग इसरो सहित पूरी साइंटिस्ट फैकल्टी और नेशनल मीडिया के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। नंबी नारायण सर की कहानी हमें सिखाती है कि गिरना, फिर उठना, फिर गिरना और फिर डबल एनर्जी के साथ बाउंस बैक करना ही असली देशभक्त की पहचान है। और नंबी सर ने ही हमें सिखाया कि एक्चुअल में देशभक्त होता क्या है। चाहे जितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स आ जाएं, समाज आपको बेशक नकार दे, लेकिन सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ो। नंबी नारायण सर की कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन भारत का टेक्नोलॉजिकल फील्ड में कोई बड़ा नाम नहीं था, क्योंकि भारत उस समय डिपेंड था अमेरिका और रशिया जैसी पावरफुल कंट्रीज पर। हम एक क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने टेक्नोलॉजी देने के लिए मना कर दिया। उनका कहना था कि आपको इंजन चाहिए तो आप खरीद लीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी हम शेयर नहीं करेंगे। आफ्टर दैट हमारा रशिया के साथ कोलैब करने की डील हुई, लेकिन इवेंचुअली रशिया ने भी हाथ खड़े कर दिए और साफ ना कर दी। इन सब रिजेक्शंस के बावजूद नंबी सर ने एक स्टैंड लिया और भारत सरकार को यह आश्वासन दिलाया कि आप चिंता ना कीजिए, मैं भारत के लिए क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा हूँ। भारत का झंडा सबसे ऊपर लहराएगा। साल 1994 में क्या होता है कि मालदीव्स में रहने वाली मरियम राशिदा को केरला पुलिस त्रिवंतपुरम से अरेस्ट करके ले जाती है और उन पे आरोप लगाया जाता है कि देश का स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान सहित बाकी देशों में बेची जा रही है। इतने में ही शक की सुई आ खड़ी होती है नंबी नारायण सर के ऊपर, और नंबी नारायण सर को बेबुनियाद झूठे केस में अरेस्ट करके ले जाती है और बहुत प्रताड़ित किया जाता है। उन पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि नंबी सर ने और उनकी टीम ने देश की सीक्रेट टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान सहित बाकी देशों में बेची है। पूरे के पूरे बेबुनियाद फैक्ट्स थे। नंबी सर चीख चीख कर चिल्लाते रहे कि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है, मुझे इस कॉन्स्पिरेसी में फंसाया गया है ताकि देश की टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़े। किसी भी बोर्ड मेंबर्स ने उनकी बात नहीं मानी और लगभग 20 दिनों तक नंबी सर को जुडिशियल कस्टडी में टॉर्चर होना पड़ा कि एक इज्जतदार व्यक्ति के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। लेकिन मीडिया ने उन्हीं की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर भारत के बहुत बड़े हीरे के चरित्र पर दाग लगा दिया, जो कि आगे जाकर भारत जैसे महान देश का दुर्भाग्य साबित हुआ। फिर क्या होता है कि मीडिया द्वारा नंबी नारायण सर को देशद्रोही और स्पाई केस का टैग लगा दिया जाता है। इवेंचुअली क्या होता है कि केरला पुलिस ये केस सीबीआई को सौंप देती है, जिसमें हर तरह की छानबीन के बाद एट लास्ट क्लैरिफाइड हो जाता है कि नंबी नारायण सर निर्दोष हैं। जिस आधार पे नंबी नारायण सर को अरेस्ट किया गया था, वो सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो सब झूठे हैं। लिहाजा नंबी नारायण सर को रिहा कर दिया जाए और उनके रेपुटेशन पे जो उंगलियां उठाई गई हैं, जो उनके नेगेटिव रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको टर्मिनेट की कर दिया जाए। लेकिन ये सब होने तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इतने में मीडिया नंबी नारायण सर को गद्दार घोषित कर चुकी थी। सुनने में ये बहुत इजी प्रोसेस लग रहा है कि सीबीआई के पास केस किया और उन्हें नंबी नारायण सर को निर्दोष घोषित कर दिया, लेकिन हकीकत में नंबी नारायण सर ने खुद को सच्चा और निर्दोष साबित करने के लिए 24 साल तक लड़ाई लड़ी है। एक तरफ जहां हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में फंसकर खुद को अधमरा समझ लेते हैं, दूसरी तरफ देश की महान हस्ती ने जब देश का पूरा इकोसिस्टम उनके खिलाफ खड़ा था और उनको गद्दार साबित करने के लिए अड़ा था, उस समय एक व्यक्ति ने अपने खिलाफ चल रहे इस षड्यंत्र को झूठा साबित करने के लिए और खुद को इंसाफ दिलाने के लिए 24 साल तक लड़ाई लड़ी है और खुद को निर्दोष साबित करके ही दम लिया। आपको ये चीज बता दें कि नंबी नारायण सर के साथ ये जो षड्यंत्र हुआ था, अगर ये षड्यंत्र नहीं होता ना और आज इसरो नासा को पीछे छोड़ के 20 साल आगे होता,
तो ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, जिन्होंने इसरो के लिए एक फाउंडेशन बनाया था जिस पर खड़ा होकर भारत मार्स तक फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचने वाला दुनिया का इकलौता देश बना। वो इसरो से प्रिंसटन जैसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में जाने वाले इसरो के पहले साइंटिस्ट भी थे, क्योंकि उनके अंदर एक आग थी, एक जज्बा था, एक विजन था देश को आगे ले जाने का और भारत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का विजन। एक्चुअली ट्रूथ इज स्ट्रॉन्गर देन फिक्शन। एक्चुअली मैं सल्यूट करना चाहूंगा आर माधवन सर जी को, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोजेक्ट चूज करके देश को उनके असली हीरो को पहचानने का मौका दिया और दुनिया को यह जानने का मौका दिया कि नंबी नारायण जैसी इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी हमारे भारत में रही है, जिनके दम पे आज इसरो आसमान की ऊंचाइयों तक अपना नाम लेके जा रहा है। अब एक अलग मैटर पे डिस्कस करते हैं कि नंबी नारायण सर के पॉइंट ऑफ व्यू से पैट्रियटिज्म क्या होता है। नंबी नारायण सर ने कभी भी खुद को जस्टिफाई नहीं किया कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सब देश के लिए किया, उनका काम खुद बोलता है। तो मैं इस चीज को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये सत्य लोगों तक पहुंचे, इनफैक्ट नेक्स्ट जनरेशन तक भी ये फैक्ट पहुंचे, क्योंकि इसरो के जिन अचीवमेंट्स पे हमें गर्व है उनमें नंबी नारायण सर जी का बहुत बड़ा हाथ है। हम हमेशा ये क्लेम करते हैं कि भारत कभी नोबेल प्राइज क्यों नहीं लाता है। जो साइंटिस्ट नोबेल प्राइज जीत सकते हैं देश उन्हीं की रिस्पेक्ट नहीं करता है और देश का मीडिया उन्हें देशद्रोही घोषित कर देता है। अब अगर रिस्पेक्ट की बात करें तो श्रीनिवास रामानुजन जी के ऊपर हॉलीवुड ने मूवी बनाई है, लेकिन इंडियन मीडिया या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ये स्टोरी कभी भी सूटेबल नहीं लगी। जेसी बोस, सत्येंद्र बोस, सीवी रमन को हमने वो रिस्पेक्ट कहाँ दी जो वो एक्चुअल में डिजर्व करते थे। आज का भारत जो न्यूक्लियर पावर है, जो मार्स ऑर्बिटर जैसे मिशन भेजता है और जो कॉस्ट इफेक्टिव एजेंसी ऑपरेट करता है, वो विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा जैसे लोगों की वजह से है। ऐसे बहुत से रियल लाइफ हीरो से हमारा देश भरा हुआ है। आपको अगर यकीन नहीं होता तो हर साल पद्मश्री की लिस्ट उठा के देख लेना, आपको खुद यकीन हो जाएगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इनको कभी भी मेन स्ट्रीम में लाकर देश ने वो इज्जत नहीं दी है जो एक्चुअल में इनको दी जानी चाहिए थी। बॉलीवुड स्टार्स को बहुत अच्छी इज्जत और रेड कार्पेट पे जबरदस्त वॉकिंग के थ्रू उनको जानते हैं, लेकिन क्या हम देश के असली हीरो को जानते हैं? ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं है? क्या ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम देश के सत्य को जानें? सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब ये न्यूज आती है कि सैम मानेकशॉ पर भी अब मूवी बनेगी, कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है, बिकॉज दिस चेंज इज रिफ्रेशिंग। दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स राइट नाउ टू आइडेंटिफाई रियल हीरोज।